हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स जो होता है मेनली कार्बन पे डबल बॉन्ड जब आ जाता है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एल्कीन कंपाउंड। तो मेनली हमारे पास में यहाँ पे एक एल्कीन कंपाउंड है। इसके स्टेबिलिटी के लिए हम इसके एल्कीन कंपाउंड की स्टेबिलिटी जानने के लिए हमें ये पता करना होगा कि एल्कीन कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एल्कीन है, कार्बन और कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड बन गया है। इसके बाद में से 4 वैलेंसी फ्री रहती है, 1 2 3 और 4। अगर इन चारों वैलेंसी पे कोई रेडिकल ग्रुप आगे जुड़ता है, जैसे कि इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? टेट्रा एल्कीन्स। मतलब 4 अलग अलग पोजीशन है, चारों पोजीशन पे हमारे रेडिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर इस आर का मतलब क्या होता है? रेडिकल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल, एटसेट्रा। तो ये सारे जो ग्रुप होते हैं ये हमारे रेडिकल ग्रुप होते हैं, जिनको हम आर रेडिकल ग्रुप की पोजीशन पे जोड़ सकते हैं। तो एक कंपाउंड हो गया हमारा जिसमें चारों ग्रुप पे हमारे रेडिकल ग्रुप जुड़ा हो। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ऐसा हम ग्रुप कंपाउंड जिसपे 3 पोजीशन पे रेडिकल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तीसरे की जब हम बात करते हैं जिनकी 2 पोजीशन पे हमारे पास में 2 पोजीशन पे रेडिकल ग्रुप जुड़े हुए हों। जब हमारे कंपाउंड में तीसरे नंबर पे जो हमारा एल्कीन आता है जिसमें 2 रेडिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हो, ऐसी पोजीशन में हमारे पास में 2 अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। या तो जो हमारा रेडिकल हो वो जो कार्बन है उसकी ट्रांस पोजीशन में जुड़ा हुआ हो, ट्रांस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा हुआ हो, जिसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। या फिर वो एक सिमिलर डायरेक्शन में जुड़ा हुआ हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म और इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म, जहाँ पे 2 रेडिकल ग्रुप एक एल्कीन में जुड़े हुए होते हैं और वो दोनों ही या तो एक ही पैरेलल एक प्लानर में होंगे या फिर अलग अलग प्लान में होंगे। तो जब ये डिफरेंट प्लानर पोजीशन पे होते हैं तो इनको ट्रांस पोजीशन कहते हैं और इसको हम सिस पोजीशन कहते हैं। ये तो हमारे हो गया थर्ड नंबर वाला। और फोर्थ नंबर वाला होगा जो कि प्राइमरी एल्कीन होगा, जहाँ पे हम सिर्फ एक रेडिकल ग्रुप को जोड़ेंगे, बाकी 3 इसकी पोजीशन पे हमारे पास में एक क्या होगा? हाइड्रोजन की पोजीशन होगी। और लास्ट जो हमारा आता है वो सिंपल एल्कीन, यहाँ पे चारों ही पोजीशन पे हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो ये हमारे पास में, तो इन सब की अगर हम बात करें तो इनमें से इन पांचों पोजीशन में से 1 2 3 4 5 में से कौन सी ऐसा पोजीशन है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है? इन तो रहती है जब हमारे स्टेबिलिटी से ऑफ एल्कीन्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन क्या है? इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? जैसे कि हमारा कोई एल्कीन कंपाउंड है, एल्कीन कंपाउंड में हम क्या करते हैं? इसको एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड से क्या कराते हैं? सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? एक सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे बाय द फ्लोइंग ऑफ H2 गैस। जैसे हम इसमें H2 गैस देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से एक एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये जो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड तक की आपने जो रिएक्शन कराई, इस रिएक्शन के थ्रू जितनी भी यहाँ पे हीट रिलीज होगी, जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी का इसमें इंटरचेंज जो हमको देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कि अगर हम किसी एल्कीन को अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जाएगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो डेल्टा एच होता है, वो हमारे स्टेबिलिटी, पर्टिकुलर जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी, उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए होता है। अब जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी से। इसका क्या मतलब हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, कि जैसे अगर हमारा कोई सा भी एल्कीन है, कोई सा भी हमारा एल्कीन कंपाउंड है, एल्कीन कंपाउंड को जब हम एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, एल्केन में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, तो इसमें रिलीज होने वाली जो एनर्जी होगी, एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, हमारा कंपाउंड, जो कंपाउंड होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, अगर हमारे कंपाउंड को ज़्यादा स्टेबल बनाना है, ज़्यादा स्टेबल हमारे कंपाउंड को बनाना है, मतलब इसके हाईएस्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो है उसको अगर हमें अचीव करना है, तो हमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है डेल्टा एच जो है, उसमें रिलीज होने वाली जो एनर्जी है उसको लोएस्ट रखना पड़ेगा, एनर्जी लोएस्ट होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। तो जब हमने ये हमारे सारे कंपाउंड के साथ में चेक किया, जितने भी अभी हमने, मैंने आपको जैसे 4 डिग्री एल्कीन्स हो गया, 3 डिग्री एल्कीन्स हो गया, 2 डिग्री एल्कीन्स हो गया, 2 डिग्री में आपने ट्रांस फॉर्म देखी, ट्रांस एंड सिस फॉर्म देखी, और प्राइमरी मोनो वाला देखा या फिर इथीन देखा। इन सबको जब हमने प्रैक्टिकली चेक किया और इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक करी, तो सबसे कम जो एनर्जी रिलीज करने वाला कंपाउंड था वो था हमारे 4 डिग्री एल्कीन्स। 4 डिग्री एल्कीन्स की सबसे कम एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए हम इसको हाईली स्टेबल बोलते हैं। तो जो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर या फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर की आज हम बात करते हैं, तो 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री में ट्रांस, फिर सिस, उसके बाद में 1 डिग्री और इथेन, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है एल्कीन्स का। इसको प्रूव करने के लिए जो थ्योरी बताई जाती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जब हम बात करते हैं, तो डेल्टा एच की जब हम बात करते हैं, तो जो आपको 4 डिग्री कंपाउंड जो था, 4 डिग्री कंपाउंड जो हमने अभी बताया था, इसमें चारों रेडिकल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। इसका जो जो आपके 4 डिग्री वाला एल्कीन है, एल्कीन की जो एनर्जी रिलीज है वो कितनी होती है, 26 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी इतनी हमारी एनर्जी रिलीज होती है। उसके बारे में जब हम 3 डिग्री की बात करें, तो 3 डिग्री में इसमें 3 डिग्री वाला जो हमारा कंपाउंड है उसकी एनर्जी की बात करें, तो इसमें जो एनर्जी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, 27 किलो जूल पर मोल हो जाती है। 2 डिग्री में हमारे पास दो कंपाउंड है, एक तो ट्रांसफॉर्म हो गया एंड सिस फॉर्म हो गया। तो ट्रांसफॉर्म होता है हमारा, वो क्या होता है, अगेंस्ट द प्लेन होता है, जिसमें एक रेडिकल ग्रुप और दोनों क्रॉस पोजीशन में जुड़े हुए होंगे, या फिर इसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और सिस फॉर्म में ये सिमिलर प्लेन में जुड़े हुए होंगे, जैसे कि ये वाला एक सिमिलर प्लान हो गया। तो इस वाले जो, इन दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं, तो बताया जाता है कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा जो ट्रांस पोजीशन है, ट्रांस वाला कंपाउंड है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि जब ये बड़ा वाला रेडिकल ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा तो एक प्लेन में ये जगह घेरेगा, और ये जब दोनों अलग अलग प्लेन में होते हैं तो ये इजीली एडजस्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, एक दूसरे को आकर मतलब दूसरी साइड में नहीं भेजते हैं। अगर ये एक दूसरे को एक ही प्लेन में होते, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
इस केस में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में दूर करते हैं। जैसे ये दूर करते हैं तो हमारे जो कंपाउंड की जियोमेट्री है, जियोमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है। जियोमेट्री चेंज होने की वजह से हमारा एनर्जी है कंपाउंड से जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि जब हम सिस फॉर्म की बात करते हैं इसमें 29 किलो जूल पर मोल आपके एनर्जी रिलीज होती है, और ट्रांस फॉर्म में आपके 28 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें एनर्जी डिफरेंस आ गया, और जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी हमारा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम एनर्जी रिलीज कर रहा है वो कौन सा कंपाउंड है, 4 डिग्री कंपाउंड, उसके बाद 3 डिग्री कंपाउंड, उसके बाद में ट्रांस और सिस फॉर्म आपकी होती है। अगली अगर हम बात करें जो हमारा उसके बाद इसके बाद आपका जो प्राइमरी कंपाउंड आता है उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो कितनी होती है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है 30 किलो जूल के अराउंड पर मोल के अराउंड आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, जिससे हम ये प्रूव करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हमने देखा जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही कम स्टेबल होगा, और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हमने समझा कि सबसे कम एनर्जी जो है वो आपके 4 डिग्री की है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री।